देखिए, हम बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, एक हम पूरा पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की, और एक हमारी होती है टेस्ट सीरीज जिसमें हर लेवल की प्रैक्टिस होती है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। ठीक है, तो वही वाली टेस्ट सीरीज पूरा हम आपके सामने लाए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड जो आज की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज है ये। हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी। आप अगर इसको पूरा जो है अटेम्प्ट करिए एक बार और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है बेटा। अगर आप 40% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो तो पीटी आपका आराम से जो है निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 71st बीपीएससी पीटी 2025 के लिए फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर 1 एकदम एग्जाम लाइक टेस्ट पेपर है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे एग्जाम में जाके पढ़ने की प्रैक्टिस रहे। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे। और साथ साथ टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है आपका स्पीड और आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना। तो उसी अंदाजे से ये टेस्ट आपको सॉल्व करना है और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए अनुक्रम के आधार पे आप किसी पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग उसको कह सकते हैं अगर उसकी पहचान हो रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है।
अल्ट्रासोनोग्राफी के अंतर्गत चिकित्सा निदान के लिए प्रकाश तरंगों का यानी कि आपका लाइट वेव्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय की मांसपेशियों के विर्धुवण द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नलों के परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है। जो चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, जो हार्ट मसल के डीपोलराइजेशन से जनरेट होते हैं, उनको रिकॉर्ड करता है। बताएंगे कौन सा सही है? पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्यों गलत हुआ? फर्स्ट आपका इसलिए गलत हुआ, किसी पर्सन का डीएनए सीक्वेंस को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फिंगरप्रिंटिंग या प्रोफाइलिंग। ठीक बात है। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी देखो वर्ड से पता चल रहा है, इसमें लाइट वेव्स नहीं यूज होंगी कभी भी, इसमें आपकी साउंड वेव्स यूज होंगी, ध्वनि तरंगे यूज होंगी इसमें। ठीक है, चलिए सेकंड देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमआरआई सुना होगा, एमआरआई करा लीजिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एक प्रकार का स्कैन है जो शरीर के आंतरिक अंगों की विस्तृत छवि बनाता है और उसके लिए बहुत ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का यूज करता है। आपने कभी अगर ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो कहते हैं ये मशीन हमेशा चलती रहती है, क्योंकि एक बार मशीन बंद हो गई तो उसको स्टार्ट करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। मैमोग्राफी एक एक्सरे इमेजिंग विधि है जिसका उपयोग स्तन की जांच के लिए, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोपी क्या है? जैसे एंकल पेन है, आपसे कुछ सटका नहीं जा रहा, या कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गई है आपको, उससे संबंधी कोई विकार आपको है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट सेकंड सही है। दूसरा क्यों गलत है? तीसरा क्यों गलत हो गया हमारा? एंडोस्कोपी किस लिए किया जाता है? एंडोस्कोपी में आपका एंकल पेन वगैरह नहीं होगा, एब्डोमिनल पेन, पेट से संबंधित उदर रोग जिन्हें कहते हैं, उससे संबंधित कोई विकृति है तो उसके लिए यूज होता है। एंकल पेन के लिए तो थोड़ी ना एंडोस्कोपी करोगे। एंडोस्कोपी में एक कैमरा अंदर डाला जाता है छोटा सा पतली सी तार के थ्रू, और वो सारा कुछ देख दाख के अपना आ जाता है बाहर। ठीक है। भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, बात हो रही है जीईएसी की, जीएक जिसको बोलते हैं, ये एक एपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है कि जीएमसी कौन सी होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रिलीज कर सकते हैं या नहीं। 2002 में इसने अलाउ कर दिया था बीटी कॉटन को, ठीक है, कमर्शियल स्केल पे। एक होता है एलिसा टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के सिद्धांत पे बेस्ड होता है। ये भी ऐसी टेस्ट होता है जो बहुत ही गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये सही है सारे। फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में आपको बताना है गुजरात का मैदान कहां से कहां तक है? सौराष्ट्र से सूरत तक। कोंकण कहां से कहां तक है? दमन से गोवा तक। कर्नाटका या मैसूर का तटीय मैदान कहां तक है? गोवा से मैंगलोर तक। और मालाबार मैंगलोर से कुमारी, केप कोमोरिन तक आपका एक्सटेंड करता है। ये भी आपके सारे सही है। मैप वर्क बहुत सॉलिड रखिएगा, बहुत सवाल बनेंगे। फिफ्थ देखेंगे। ये कह रहा है केरल तट के पश्चिम में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके सम्मिलित रूप को कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है। इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 2005 में सुनामी में डूब गया था, ग्रेट निकोबार में है। अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह को अंडमान निकोबार कहते हैं। और बोम्पुका द्वीप आइलैंड्स, जिसे पोहाट के रूप में भी जाना जाता है, पुडुचेरी में भारत का एक द्वीप है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड आपका क्यों गलत है आप बताइए। जो अंडमान निकोबार है वो अरेबियन सी में है क्या? बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है। और बोम्पोका आइलैंड जिसको पोहाट भी कहते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार में है, ना कि पुडुचेरी में। मैप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। कोको स्ट्रेट, इंडिया की स्ट्रेट ज्यादा तो है नहीं, याद रखना है, पर उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित जो अंडमान को म्यांमार के कोकोआ द्वीप से अलग करती है। कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील और पुलिकट झील के बीच जो फैला है आंध्र तट है, कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच का एक बेसिन क्षेत्र है। थेरी मरुस्थल, थेरी डेजर्ट जो है छोटा सा डेजर्ट है, तमिलनाडु में है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कोल्ड एक डेजर्ट पाया जाता है जिसको आप लाहौल और स्पीति कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सारे एकदम सही हैं, मार्क कर सकते हो आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बात हो रही है बैरन आइलैंड की। बैरन आइलैंड कहाँ है? 135 किलोमीटर दूर पड़ता है ईस्ट में पोर्ट ब्लेयर के। ठीक है। ये अकेला एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का। नारकोंडम द्वीप भी अंडमान में है जो एक सुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कि डोरमेंट है, सोया हुआ है, जाग सकता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट नहीं है, एक्सटिंक्ट होते हैं जो खत्म हो गए। अंडमान द्वीप समूह की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रृंखला अरकान योमा पर्वत के विस्तार से हुई है, टर्शरी माउंटेन रेंज है, उसके विस्तार से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये भी बातें आपकी सारी सही हैं। अभिकथन कारण देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ज्यादा चौड़ा है, जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है वो वेस्ट से चौड़ा है। मेन रीजन क्या है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों का डेल्टा यहाँ पे डलता है तो उससे डेल्टा निर्माण होता है, वो चीज चौड़ी हो जाती है।
तो क्या ये बात सही है? तो ये बातें बिल्कुल दोनों सही हैं, ठीक है, याद रखनी है ये चीज। आप जानते होंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां से कहां तक फैला हुआ है? ईस्टर्न घाट से लेके सुवर्णरेखा नदी से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जाहिर सी बात है चौड़ा है, ठीक है। चलिए 9th देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरह लक्षद्वीप समूह के सभी जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, डिवीजन है। चिल्का लेक इंडिया का अकेला लेगून लेक है और नमकीन है, सॉल्टी है। 2001 में कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्र भी प्रभावित हो गए थे। इंडिया का 12% पार्ट ऐसा है जो कि ड्राई है, शुष्क है, और जो 31.7 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये बातें भी आपकी सारी एकदम सही हो गई हैं। 10th देखेंगे, 10th में आपसे क्या पूछ रहा है? 10th में कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे मिलती है काली मिट्टी, जिसको डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। डेक्कन ट्रैप आए कहां से हैं? ज्वालामुखियों का जो सब लावा वावा सब बच गया, जो फैल गया, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पे हैं और ये अत्यधिक अपर्दित है, मतलब बहुत ही इरोडेड और टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। सब सही है। 11th देखेंगे, नियाग्रा फॉल्स सुना होगा आपने, कनाडा और यूएसए के बीच में है, झरने हैं, बहुत फेमस, लोग जाते हैं देखने। इन तीनों में सबसे बड़ा है हॉर्स शू, ठीक है, हॉर्स शू ऐसे शेप का होता है, जिसे अमेरिकन फॉल्स भी कहते हैं। और लघु अमेरिका फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स कनाडा में स्थित है। तो ये आप ब्राइडल व्हील समझते हैं, दुल्हन के मुंह पे जो घूंघट होता है, मतलब जो ये इंग्लिश दुल्हनें होती हैं व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है तो पीछे व्हील वेल डालती है ना, तो वो कहा जाता है उसको। तो फर्स्ट आपका सही हो गया। देखिए स्मॉलर अमेरिकन फॉल्स और जो ब्राइडल व्हील है, ठीक है, ये यूएसए में है, ठीक होगी बात। और ये जो वाटरफॉल्स हैं ये नियाग्रा रिवर पे लोकेटेड हैं, जो लेक एरी और ऑन्टारियो में ड्रेन करता है। और ये हॉर्स शू है, ये कनाडा में है। तो यही सवाल पूछेगा, जो बॉर्डर पे है तो कौन सा कहाँ किसकी सीमा में पड़ता है। यूकॉन करके नदी है अलास्का की सबसे बड़ी नदी। रियो ग्रांडे नदी है उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। मिसोरी नदी है मेक्सिको की सबसे। ग्रेटर बियर है जो पूरी तरह से कनाडा में स्थित है। बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होना होता है, ठीक है, याद रखना। यूकॉन अलास्का की है, ध्यान देना। रियो ग्रांडे मेक्सिको की सबसे बड़ी नदी है। मिसूरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। ग्रेट बेयर लेक सही दिया हुआ है। 13 देखेंगे, 13 में कह रहा है क्यूबा वेस्ट इंडीज का जो आइलैंड का ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा एकल द्वीप है। डेथ वैली उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। माउंट एकानागुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा और एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये भी आपके सारे सही है। देखो सिंपल फैक्ट्स हैं, पता है तो पता है, इनमें कोई तुक्का नहीं लगाएगा, ठीक है। ग्रैंड चाको क्या है? एक जालोड़ तलछटी मैदान है, एक एलुवियल सेडिमेंट्री प्लेन है जो कि कहां पड़ता है? पेरेग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना। मैप रोज एटलस लेके बैठा करो, एक एक कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज पढ़नी है, उनकी कैपिटल्स पढ़नी है, ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, याद रखना। पैम्पास क्या है? प्रचुर उर्वरता वाले निम्न क्षेत्र हैं जो अर्जेंटीना के कुछ भागों, संपूर्ण उरुग्वे और ब्राजील के दक्षिण राज्यों में है। ग्रासलैंड वाला एरिया है। लॉस लानोस जो है मेन नदी, इसकी मेन नदी कौन सी है? ओरिनिको, जो कोलंबिया और वेनेजुला के बीच की सीमा का हिस्सा बनाती है। सारी बातें एकदम आपकी सही है। 15th देखेंगे, 15th क्या कह रहा है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी या यांगसे बोलते हैं इसको, जो चाइना से होकर गुजरती है, पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। साल्वीन नदी तिब्बत से आती है, म्यांमार से होकर गुजरती है, अंडमान सी में मिल जाती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और अमेज़न सबसे लंबी नदी है साउथ अमेरिका की, और लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में ड्रेनेज एरिया के अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट किस टर्म्स में कह रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे सही हैं, मार्क कर सकते हो। 16th देखो, एंडोरा रियासत यूरोप का एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश पायरीज पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन आता है पीसीएस में, पायरीज माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ठीक है। निकारागुआ और होंडुरूज के तटीय क्षेत्र को मच्छर तट के नाम से, मॉस्किटो कोस्ट कहते हैं। सेशल्स द्वीप समूह इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर के उत्तर में। अब ये रिलेटिविटी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैप की रिलेटिविटी के। अब आपने जाके क्या करना है, मैप पे मेडागास्कर देखा, ठीक है, तो वहां देखो आसपास के आइलैंड्स है, वहीं पे मिलेगा सेशल्स। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। याद रखना ऐसे ही होते हैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर, सही है ये भी सारे। 17 देखो,
पैसरा पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है बिहार के मुंगेर में। पैसरा से प्राचीनतम झोपड़ियों के आपको एविडेंसेस मिले। और पैसरा मध्य पाषाण युग का कहाँ का है? मेसोलिथिक एरिया का है। किसने डिस्कवर किया? विदुला जायसवाल ने 1947 में। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख के चलेंगे। 18 देखो, महदाहा से पशुवध स्थल का साक्ष्य मिला है, मतलब एनिमल स्लॉटर साइट। भारत में सबसे पुराने चूल्हे का साक्ष्य मिलता है वो आंध्र प्रदेश के करनूल से मिलता है, बिलसुरगाम से। और सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से है। बताएंगे कौन सा सही है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपके सारे सही हैं। 19 देखिए, 19 में क्या कह रहा है? कायट संस्कृति, कायट कल्चर जो है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में छोटी काली सिंधी नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, यानी कि एक चैल्कोलिथिक साइट है। जौरवे कल्चर, कंथली नदी, सीकर, राजस्थान। और गणेश्वर करके एक सभ्यता है, यहाँ पे दफनाने से पहले मृतक के पैर के निचले हिस्से को काट दिया जाता था। तो आपका पहला सही हो गया। दूसरा क्यों गलत है? ये जो राजस्थान में है ये गणेश्वर कल्चर है, ध्यान देना, गणेश्वर राजस्थान ऐसे। और ये जौरवे कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। जौरवे कल्चर कहाँ पे है? प्रवरा नदी जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, अहमदनगर महाराष्ट्र। 20 देखेंगे, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में निम्नतम जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से संबंधित है, यानी कि प्री हड़प्पन है। अमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति, कोट डिजी संस्कृति प्राक हड़प्पन है, सब प्री हड़प्पन कल्चर्स हैं। हड़प्पन सभ्यता का मांडी स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो आपका 1 to 4 सही है। थर्ड में क्या गड़बड़ है बताओ? मंडी कहाँ पे है भाई? मंडी आपका पड़ता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, ठीक है। 21 देखेंगे। 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। सिंधु घाटी के निवासियों ने सबसे पहले कपास, कॉटन की कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। और गुजरात के अहमदाबाद में भोगा नदी के किनारे मिलेगा लोथल, जिसकी खोज डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने की थी। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। रेड पॉटरी जो थी वो आपकी हड़प्पन कालीन पॉटरी हुआ करती थी। सारे बिल्कुल सही हैं। 22 देखेंगे, असतो मां सदगमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यमुना नदी 3 बार मेंशन्ड है और गंगा नदी 1 बार 10वें मंडल में ऋग्वेद के। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, इसे नदी तर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही, ठीक है। नदी तर्ण, नदी तमा भी सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है? 23 में आपको मैच करना है। मैं हर टेस्ट में आपसे पूछती हूँ, इसकी अलग लिस्ट बनाइए। यहाँ पे तो सिर्फ आपसे प्लेस पूछ रहा है, आपको प्रेसिडेंट पता होने चाहिए और राजा का नाम, उस टाइम पे राजा कौन था, तब आपका ये पूरा हो जाएगा। मैच करो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो ए आपका सही है। पहली आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी आपकी कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। 24 देखेंगे। बाकी क्या आप मुझे ये 2 चीजें कमेंट में करके बताएंगे। 24 देखेंगे, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, या फिर आपसे कोई पूछे त्रिपिटक्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज की किताबें हैं, पाली भाषा की। ज्ञान की 8वें वर्ष में जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, कैवल्य ज्ञान, तो एनलाइटनमेंट के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे लेडीज को परमिशन दे दी थी कि आप आगे संघ ज्वाइन कर सकते हो। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार वैशाली में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं तो वो अलग से आपके तैयार हो सकते हैं, है ना। पहला दूसरा सही है। देखो, बुद्धिज्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार हुआ था वो कोसाल में हुआ था, कोसाल, ध्यान देना। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था ऐसा कि संस्कृत की बात हुई थी, ठीक है। अंदाजे में लगाओ कि पहले में तो नहीं होगा, अभी तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स लगनी शुरू हुई हैं, उसी में भाषा बदल देंगे तो उसमें तो पुराना ही चलेगा, थोड़ा सा सोच सकते हो ऐसे भी। 25 एफएसटी ने शोहरते आम नाम का एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनवाया था। एफएसटी ने एक मैरिज ब्यूरो बनवाया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनवाया। एफएसटी ने स्लेव्स के लिए, दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग भी बनवाया था। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सारे एकदम सही हैं। 26 देखेंगे, घियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। एफएसटी ने ऑर्डर किया कि सेलिब्रेशंस जो होंगे, समारोह आगे वाले, वो 21 दिन तक चलेंगे। बाबर ने 2 अशोक स्तंभ मेरठ और टोपरा से दिल्ली
पहुंचाए थे। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया? ये FST लेके गया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 27th देखेंगे। अपनी विद्वता के कारण MBT को अपने युग का अरस्तु कहा गया, एरिस्टोटल ऑफ हिज एरा। अलाउद्दीन के काल में जो लैंड रेवेन्यू था वो सबसे ज्यादा था, मतलब 50% तो आपको लैंड टैक्स देना है। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पे राजस्व निर्धारित किया था। आपको सही बताना है। देखो, सही को जाके ऐसे गोला लगा लेना, क्योंकि बच्चे इसमें भी गलती कराते हैं कि इनकरेक्ट पूछा था मैम, हम तो करेक्ट लगा के आ गए। ठीक है, ये भी याद रखना है, खरज कहते थे इसको, अलग से आ जाए तो याद रखना। 28 देखो, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के आदेश दीवाने इंशा करके एक डिपार्टमेंट था, वहां से इशू होते थे। इतलाक की प्रथा FST फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। मकबरों का अष्टभुजाकार ऑक्टागोनल शेप जो है वो तुगलक डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था। 13th सेंचुरी के में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा क्यों गलत हुआ? आप जानते होंगे लोधी डायनेस्टी जो थी वो बहुत मकबरे बनवाता था, बहुत टोम्स बनवाते थे, और 11th सेंचुरी की बात है, ये आप पहले भी टेस्ट में कर चुके हैं। 29th में आपको गलत बताना है। FST ने 14वीं शताब्दी में गुलबर्गा की जामा मस्जिद बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, लेकिन कल्चरली भी बहुत एडवांस किया। बताइए आंसर। पहला गलत हो गया। जामा मस्जिद 14th सेंचुरी में बनवाई थी, एक रूलर था सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसको फिरोज शाह, ये तो FST है, ये FSB है, बहामनी, इसने बनवाई थी। सुल्तान ताजुद्दीन भी कहते थे इसको। 30th देखेंगे क्या कह रहा है। अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद इब्ने बतूता ने रेहला करके एक वृत्तांत लिखा था। ठीक है, और इब्ने बतूता ने MBT के शासन क्षेत्र को हिंद या सिंध कहा था। अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति, कमांडर ऑफ द प्रॉफिट खुद को बोला था। खुद को सब बोल लेते थे अपने आप, किसी और को दो ही मत मौका। ठीक है, 31st देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए सौंधर नाम के लोन्स देने स्टार्ट किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नाम का गांव एक शहर बसाया था। MBT ने दुआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, उससे बचने के लिए स्वर्गद्वारी नाम के शिविर कैंप लगाए थे। और मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे पहले मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदें बनवाई और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा जो है वो शुरू की थी। बहुत बढ़िया, सारे एकदम सही हैं। फिर से आपको करेक्ट बताना है। 32 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, फेवरेट क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग, कहां से लिया गया है ये प्रोविजन? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? रशिया से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? अमेरिका से। ये क्वेश्चन किसी का गलत हो जाए तो वो तुरंत पढ़ाई छोड़ देगा अपनी, तुरंत। आप बताइए, फंडामेंटल राइट्स तो USA से लिए हैं, ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? रशिया से। बोरोड फीचर्स रटने हैं। 44th CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 सही बताना है। ये जो एक्ट की जनता गवर्नमेंट लाई थी, और ये किस लिए लाई थी? जो 42nd अमेंडमेंट आया था उसके कुछ चीजों को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए थे। इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियां बहाल कर दी गई थी। और इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, फोर्थ क्यों गलत हुआ? जो इंटरनल डिस्टरबेंस होता है ना, एक टर्म होती है इंटरनल डिस्टरबेंस, उसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक, मतलब इस अधिनियम से राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह द्वारा उल्टा कर लो। ठीक, 34th देखेंगे, इसमें आपको करेक्ट चुनना है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। 250 में से 238 तो राज्य संघ से आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और 18 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, और 245 में अभी हैं, जिसमें से 237 राज्य और इन सब में से आए हुए हैं। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? 12 होते हैं नॉमिनेट प्रेसिडेंट द्वारा, और 245 में से 233 तो हैं स्टेट से। ठीक है, और 245 में से 12 नॉमिनेटेड हैं बाय प्रेसिडेंट। और इनमें ये जो 233 है, इनमें दिल्ली प्लस पुडुचेरी भी है। 35 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम मेघालय ATMM ऐसे याद कर लो, ठीक है, इनको दर्जा दिया हुआ है 6th शेड्यूल में। और असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्य के में जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है वो 244 से 275 तक है। थोड़ा सा आपको कई बार आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे, 1 से 51 तो रटे होने चाहिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। 36 देखो, NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अक्टूबर में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आंसर बताएंगे। तीसरा क्यों गलत हुआ भाई? ये एक विधिक अधिकार है, याद रखिएगा, इट इज अ लीगल राइट। क्लियर? 37 देखेंगे। उच्च न्यायालय के जज जो हैं हाई कोर्ट के, उनका ऑफिस होता है 62 साल तक। 226 आर्टिकल के हिसाब से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या उनके अनुपस्थित होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, मतलब कि एक्टिंग बनाता है, ठीक। 223 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। 227 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है उस राज्य के सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का शक्ति प्राप्त है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, फर्स्ट सही, फोर्थ सही, ध्यान से देखना। आर्टिकल कौन सा कहता है? ये आर्टिकल 223 कहता है, ठीक। और आप बताइए रिट ज्यूरिसडिक्शन 226, ठीक है, और उधर आर्टिकल है 32 सुप्रीम कोर्ट का। 38 देखेंगे। वित्त आयोग में, फाइनेंस कमीशन में कौन कौन होगा? एक तो अध्यक्ष होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। 281 क्लॉज 1 के तहत 280 राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। भारतीय संविधान में 281 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 243 इसके तहत वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पूर्ण जो है रिव्यू कर सकता है। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? आर्टिकल क्या है फाइनेंस कमीशन का? 280। देखो सिंपल चीजें आ रही हैं बिल्कुल। 39 देखेंगे। 39 क्या कह रहा है? भारत में 360 क्या कहता है? कौन सी इमरजेंसी है ये? फाइनेंशियल इमरजेंसी। और क्या ये कभी लगी है इंडिया में? नहीं। KM नंबियार ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखा है, इट्स अ फ्रॉड। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना कंपल्सरी है। बिल्कुल सही बातें हैं। 40 देखेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया जा सकता है, गया था। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या हो जाएगा आंसर? दोनों सही है। और कौन था ये बंदा? नाम बताइए। 41 देखेंगे। लोक लेखा समिति, इसका गठन पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था और तभी अस्तित्व में, तब से ये है। अच्छा, जो सीट्स का एलोकेशन होता है राज्यसभा के लिए वो 4th शेड्यूल में है। सारे शेड्यूल याद करने की ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, बताओ फुल फॉर्म। सारे शेड्यूल्स कमेंट करके बताओ मुझे, बताओ फटाफट। राज्यसभा का सदस्य होने के नाते उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? B हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही है। आप ही बताइए कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसाइड तो करते हैं राज्यसभा पे, लेकिन वो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट पे पक्का सवाल आएगा क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी ना। गलत बताना। केशवानंद भारती केस 1973 के बाद किसी भी मामले की समीक्षा मूल ढांचे की अवधारणा के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 6 पार्ट 6 आर्टिकल 233 क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है, DJ की। और सर्श्योररी सूचित होना या प्रमाणित होना, ये एक संवैधानिक उपाय है जिसे पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है। रिट सारी याद रखना, कोई गलत नहीं है इसमें से। 43 बताएंगे। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था।
ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने भारत के आपातकालीन प्रावधान को संवैधानिक तानाशाही कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर आंसर। किसने कहा था? टीटी कृष्णमाचारी जी ने। क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। 44 देखेंगे। सत्याग्रह आश्रम कब बना? 1917 में महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था कोचरबकर की जगह में। लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 दिसंबर में हस्ताक्षर किए थे। इस सेशन का अध्यक्ष कौन था? ये बताएंगे आप मुझे। पहला क्यों गलत हो गया? सत्याग्रह आश्रम है 1915 का। 1915 में लौट के आए थे गांधी जी और 1915 में आश्रम बना दिया था। और इसके बताएंगे आप मुझे इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे। 45th देखेंगे। क्या कह रहा है? मैडम ब्लेवाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी यूएसए में 1875। मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है, 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की थी। सी हो जाएगा। इनकरेक्ट नहीं है कोई भी, दोनों सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 46th देखेंगे। 46th में क्या कह रहा है? 1873 में ज्योतिबा भाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915 में। और महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता की थी। कह रहा है सही कौन सा है? तो आपकी बातें तीनों सही हैं। याद रखिएगा, ईयर भी याद रखना है ये। ठीक है। 47th देखेंगे। आपको इसमें से गलत चुनना है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 में वायसरॉय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के टाइम पे आया था। और लॉर्ड रिपन के टाइम में 1882 में हंटर कमीशन आया था, शिक्षा आयोग जो होता है। बताएंगे। कोई गलत नहीं है इसमें से। 48 देखेंगे। कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। उग्रवादी चप्पल जूते चल गए थे इस सेशन में। तो कौन अध्यक्ष था इसका? बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ये रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। 49th देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लिट्टन के शासनकाल में पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल 1883-84 रिपन के टाइम का है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लिट्टन के टाइम का है। कौन सा कह रहा है? सही है कह रहा है। कौन सा सही है? बी सही है। तीसरा क्यों गलत हुआ? 1892 में कौन वायसराय था? लैंसडाउन। अब आपको वायसराय पता है, इनका शासनकाल, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। 50th देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। 1895 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा, बहुत फेमस स्पीच डिलीवर की थी स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे। 1833 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे व्यापगत का सिद्धांत हट गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसको हटा दिया गया था। कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? दूसरा इसलिए गलत हुआ आपका क्योंकि ये ईयर आपका गलत दे रखा है 1893, और भूलना ना इस ईयर को। ठीक, और ये 1858 के एक्ट से था। क्लियर? 51 देखो क्या कह रहा है। 1853 के चार्टर एक्ट ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। 1793 के अधिनियम से मोनोपोली जो थी कि इंडिया के साथ ट्रेड होगा, उसका पीरियड अगले 20 साल तक बढ़ा दिया गया था। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों ने बर्मा प्रांत को ब्रिटिश में से अलग कर दिया था। तो गलत पूछ रहा था, कोई भी गलत नहीं है। 52 देखेंगे। गलत बताना है आपको। राजा जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज 5 का जो वो था ना राज्याभिषेक ताजपोशी, वो इंडिया में हुई थी 1911 में हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान 1906, मिंटो सेकंड के टाइम पे। 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, डब्ल्यू.सी. रैंड और उसके सैन्य अनुरक्षक आयरेस्ट। इनकी हत्या चापेकर ब्रदर्स ने की थी 22 जून 1897 को। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय उस टाइम पे वायसरॉय था। तो कोई भी बात इसमें से गलत नहीं है। 53rd देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वैत शासन प्रणाली की अवधारणा किसने दी थी? लियोनेस कोटियस। एक बुक थी इनकी डायरकी करके, उसी में इन्होंने ये डायरकी कॉन्सेप्ट समझाया था। बंदोबस्त कानून 1786 का जो था वो इसलिए आया था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उनको सेटल करने के लिए। 1857 का
सिपाही विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इतनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, गलती ना करना इनमें, साफ सीधी बात है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का था, ये भी आप एक टेस्ट में कर चुके हो पहले। 54 देखेंगे, सम्मति आयु अधिनियम 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात हो रही है, 1891 में पारित हुआ था। कितना था इसमें? 12 वर्ष से कम की शादी पे रोक लगा दी गई थी। कौन थे वाइसरॉय? लैंसडाउन। बताएंगे कौन सा सही है? तो ये आपके सारे सही हैं, ठीक है। 55 देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, तब आया था। और जो परमानेंट सेटलमेंट आया था बंगाल में 1793 में, वो कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में आया था। 19% लैंड पे परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था, ठीक है, दोनों बातें। 56 देखेंगे, वेलोर विद्रोह 1806 में गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। अमृतसर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स टी मेटकैफ और पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख थे रंजीत सिंह, इनके बीच में हुई थी। रोहिला वॉर 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। 57 देख लो अब। 57 में क्या कह रहा है? 57 में कह रहा है, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। राजेंद्र प्रसाद ने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीसमेकर्स कहा था। सहजानंद स्वामी ने द स्वामी नारायण संप्रदाय सेक्ट जो है गुजरात का, इसकी स्थापना की थी। सही पूछ रहा है आपसे, बताएंगे? दूसरा गलत है। क्यों? मोतीलाल नेहरू ने कहा था ऐसा लाला लाजपत राय को। मोतीलाल नेहरू जी ने लाला लाजपत राय को कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं कहा था ऐसा। 58 देखेंगे, सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन, ये श्री राम वाजपेयी ने फाउंड की थी 1903 मुंबई में। मदन लाल ढींगरा रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने कर्जन वाइली को गोली मार दी थी 1909 में। 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। पहला क्यों गलत हो गया? 1904 की है ये समिति, ठीक है। कहां पे थी? बॉम्बे में। 59 देखेंगे, मुस्लिम कानून और संबंधित विषय के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा बनवाया। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं आप, ब्रिटिश प्रभुत्व का जो आधिपत्य हुआ वो यहीं से हुआ। और ब्रिटिश भारत में कुल केंद्रीय राजस्व का 40% सैन्य बल पे खर्चा जाता था। भाई मिलिट्री फोर्सेस रखते थे ये लोग, तो उस पर खर्चा तो होता ही है। फर्स्ट और थर्ड सही है। दूसरा क्यों गलत है? बक्सर का युद्ध माना जाता है। अब बताएं आप मुझे, प्लासी कब हुआ था, बक्सर कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था और कौन जीता था? 60th देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर, सार्क का जो चार्टर डे है 8 दिसंबर, और आसियान डे 11 अगस्त। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत हुआ? 8 अगस्त है आपका आसियान डे, ठीक है। 61 देखिए, आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आर्थिक विकास की एक सरकारी नीति है जिसमें आयातित वस्तुओं को देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्थापित किया जाता है। सरकार द्वारा आयात पर लगाने वाले जो कर हैं, उनको इंपोर्ट पे जो बैरियर लगता है उनको कहते हैं टैरिफ बैरियर्स। आयात लाइसेंस किसी देश में किसी वस्तु के आयात के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमति को कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहां से आप पढ़ सकते हैं क्या होते हैं ये। 62 देखेंगे, कोई व्यक्ति है, कोई समूह है, उसके स्वामित्व वाला उपक्रम जो मुख्यतः बिक्री के ध्यय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करे, उसको कहते हैं उद्यम। आजकल तो आप जानते ही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप का ही जमाना है। घाटे की वित्त व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग तब होगी जब सरकार का व्यय राजस्व से ज्यादा हो जाएगा। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन तब होगा जब किसी देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक अपनी विनिमय दर को कम करने का निर्णय लेगा, चाहे वो स्थिर हो या अर्धस्थिर विनिमय दर हो। बताएंगे, बी इज योर आंसर। थर्ड क्यों गलत है? डिवैल्यूएशन तब होगा जब सेंट्रल बैंक, कोई लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक की बात नहीं हो रही, सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, आरबीआई की बात हो रही है, जो डिसाइड करेगा कि मैं अपना एक्सचेंज रेट कम कर लेता हूं, ठीक है। 63 देखिए, जो लोग दूसरों के खेतों या उद्यमों में दैनिक मजदूरी पे काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर, कैजुअल वेज लेबरर्स। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना उस देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से डिवाइड करके आती है। बजट खाता तब होगा जब सरकार का खर्च राजस्व से ज्यादा हो जाएगा।
बहुत बढ़िया बातें सारी। 64th देखेंगे। 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन लगाया, ब्रंटलैंड आयोग करके सेटअप करा, किस लिए? पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए। इसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई। बेरोजगारी क्या है? ऐसे लोगों से जो रोजगार के योग्य तो हैं और सक्रिय रूप से काम की तलाश भी कर रहे हैं लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। ठीक, ये भी आपके सारे सही हैं। अब आपको ये देखना है, इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। किसी देश के लोगों को शेष विश्व के बीच एक विशिष्ट समयावधि, सामान्यतः 1 वर्ष में वस्तु, सेवा और परिसंपत्तियों के लेन देन का रिकॉर्ड करें तो उसको कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर, मटर्नल मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ये आपका है फिगर, ये याद ना याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। एमएमआर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक छोटा हिस्सा भविष्य निधि के रूप में बचा लेता है, तो उसे वो सेवानिवृत्ति के बाद या जब वो काम करने में सक्षम नहीं है तो उसे उपयोग करेगा। इसको कहेंगे कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। शिशु मृत्यु दर को आमतौर पे प्रति 1 लाख जीवित जन्मों की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये भी आपका पहला सही हो गया। दूसरा क्यों गलत हो गया? ये 1000 लाइव बर्थ होते हैं, ठीक है, आईएमआर। 67th देखेंगे, क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति को किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में दीर्घकालिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। औद्योगिक बीमारी की वो स्थिति जिसमें फर्म स्वीकार्य लाभ उत्पन्न करने में विफल रहे उसको कहेंगे औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस हो जाती है मतलब। आधुनिक अर्थशास्त्री पॉल सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है, साइंस ऑफ डेवलपमेंट कहा है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो ये आपके सारे सही हैं। 68th देखेंगे। 68 में क्या कह रहा है? एक इकोनॉमिस्ट हुए कपिल आर्य, इन्होंने, इनकी बुक है अर्थमेधा। इसको अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। अल्फ्रेड मार्शल 1890 में इनकी एक बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देख के इसको काफी फेमस कर दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में भुगतान संतुलन की समस्या सबसे पहले 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था इंडिया में, उत्पन्न हुई थी। 69th आर्थिक समीक्षा 2024-25, देखो अलग से पढ़ के जाना प्लीज, बजट अपना बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, वो अलाइन कर जाएगा, जो टारगेट सेट किया गया है ना 4% का 2026 ईयर के लिए, उस तक पहुंच जाएगा। विश्व की बैटरी विनिर्माण क्षमता में भी चीन की हिस्सेदारी लगभग 80% है, जो ऊर्जा संचरण के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 60% हम चाइना से प्राप्त कर रहे हैं। दोनों बातें एकदम सही हैं। 70th देखेंगे, फिर से इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। 26 में वास्तविक जीडीपी 7.3 से 7.8 बढ़ने का भी अनुमान है। और कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र मौजूदा कीमतों पे वित्त वर्ष 24 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% का योगदान देता है। सही कह रहा है आपसे, तो ए तो आपका सही हो गया, ठीक है। जो रियल जीडीपी ग्रोथ है एस्टिमेटेड वो इतनी है, और जो रियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो 16% कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक बात है। और जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है वो 6.3% से 6.8 है 26 के लिए, ना कि ये हटा दो। 71 देखो, 71 में कह रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहा है। कौन रिलीज करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इफ्प्री करके इंस्टीट्यूट है, वो रिलीज करता है। विश्व ऊर्जा आउटलुक कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कौन सा सही हो जाएगा आपका? सारे आपके सही हैं। 72 देखिए, थारू जनजाति के लोग बजहर करके एक फेस्टिवल मनाते हैं। खारवार जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मनाते हैं, इनका डांस होता है कर्मा। सरहुल झारखंड की मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सही है सारे। 73 में देखेंगे सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स, नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़े, इसकी भी आपको अलग से पापा पिक वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जन्म दर क्या है? 19.5, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट क्या है? 6.0। क्या हो जाएगा आंसर? तो प्लीज ये दोनों याद रखना, ठीक है।
74th देखेंगे, आपको सही चुनना है। फिर से अब बात हो रही है टाइगर स्टेटस रिपोर्ट की, बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे हैं? एमपी में, ठीक। सेकंड हाईएस्ट उत्तराखंड में, थर्ड हाईएस्ट तमिलनाडु में। क्या आंसर हो जाएगा? देखिए पहला तो सही हो गया, सबसे पहला एमपी है, दूसरा पहले एमपी, एमपी फिर कर्नाटका है, फिर उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। पांचों याद कर लो। 75th देखेंगे, आठवीं वन स्थिति रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के हिसाब से बढ़ा कितना है फॉरेस्ट कवर? 1450 स्क्वायर किलोमीटर। और मैनग्रोव कितना है इंडिया का कवर? 4991.68 वर्ग किलोमीटर। पूरा फिगर याद करना पड़ेगा। दूसरा सही है, पहला क्यों गलत हो गया? जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1.5, मतलब इंक्रीज कितने से हुआ है? इंक्रीज देखा गया है 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। उसमें से ये तो है फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, इसमें से फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ है? 156.41 स्क्वायर किलोमीटर 2021 के कंपैरिजन में, ठीक है। ये फिगर याद रखना, ठीक है। चलिए 76 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको सही बताना है। क्या कह रहा है? बिहार राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, घनत्व है, और रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। सबसे कम ग्रोथ कहां देखी गई है? नागालैंड में देखी गई है। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत हुआ? हाईएस्ट परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन की महाराष्ट्र में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। 77 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। अब स्टेट पीसेस वालों को नुकसान होता है कि अपना वाला भी पढ़ना होता है और इंडिया का भी, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। 2011-12 से बीच में और 23-24 के बीच में बिहार का जो पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, करंट प्राइसेस पे, वो ग्रो किया है 9.1% से एनुअली। 23-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से 7.6 बढ़ा है। और जो सकल मूल्यवर्धन होता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे 16.6 और बिहार में 19.9 रहा है। ध्यान से, एकदम ध्यान से, कोई गलत नहीं है, एक बारी फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 78 में फिर से सर्वेक्षण का क्वेश्चन है बिहार के, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। खादी और ग्रामोद्योग परिषद ने 2024-25 में 30 सितंबर 2024 तक 650 चरखे और 150 हथकरघे बांटे हैं, हैंडलूम्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। 23-24 में सभी खनिज स्रोतों से संग्रहित राजस्व रहा इतना, जो कि 40% ज्यादा था पिछले साल से। और इसी साल में 12058 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना बनी। बक्सर जिले के चौसा में 660 मेगावाट की 3 इकाइयां जो हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। गलत पूछ रहा है आपसे, तो बी गलत हो गया आपका। बी क्यों गलत हो गया है यहाँ पे? तो नहीं, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, डी गलत है, सॉरी, ये सही है, डी गलत है। ये यूनिट कितनी है? 2 यूनिट्स हैं ये, ठीक है। 660 मेगावाट कहां पे है? ये चौसा में, याद रखना। चलिए 79 देखेंगे, कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है फिर से। मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस योजना में जो कि 2010 में शुरू हुई थी, इसके तहत 23-24 में 71 असाधारण खिलाड़ियों को नियुक्ति दी गई है। खिलाड़ी कल्याण कोष योजना में वर्ष 2024-25 में 46.69 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। 2023-24 में विभिन्न उत्पादों आपदाओं में हुई जनहानि में सबसे अधिक मृत्यु डूबने से हुई है, 1560। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों? देखो, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत जो है इसमें 71 जो थे, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में। अब योजना का स्टार्टिंग ईयर भी ध्यान रखना, ठीक है। 80th देखेंगे, 18th जो वन स्थिति रिपोर्ट रही उसके बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्या कह रहा है? बिहार में 260.8 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां, श्रब्स हैं, और कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर? ये आपका 129.9 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज देखा गया है। ये आपके दोनों सही हैं। 81 देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है सन और अर्थ की, इसको कैसे नापते हैं? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसको। प्रकाश वर्ष क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा ना हो, वो सदिश कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज बहुत पूछता है, वेक्टर, स्केलर,
बहुत क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। जिनमें मैग्नीट्यूड हो, विच हैव मैग्नीट्यूड, ये स्केलर कहलाती हैं, ठीक है, अदिश राशियां, ना कि सदिश। सदिश कौन सी होती हैं बताओ जरा कमेंट करके, और एग्जाम्पल भी दो दोनों के। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब चलती बस अचानक रुक जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई रुका हुआ वाहन अचानक चलने लगे तो उसमें बैठे लोग पीछे चले जाएंगे। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथों को थोड़ा पीछे करेगा कैच करते समय। क्या हो जाएगा आंसर? ऑल आर करेक्ट, ठीक है। यदि कुएं से पानी खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति पर बाल्टी द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति डैश के कारण पीछे की ओर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा व्यक्ति पीछे की ओर? फोर्स अप्लाइड बाय हिमसेल्फ, समझ रहे हो? इसको आप वो भी कहते हो ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। 84 देखेंगे। किसी वस्तु की गति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच जो कम से कम दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी का कुल समय के अनुपात को औसत चाल, एवरेज स्पीड कहेंगे। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहेंगे। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या हो जाएगा आंसर? साइंस के सवाल सही कर रहे हो कि गलत करे जा रहे हो बताओ जरा। 85 देखो। पृथ्वी की सतह के विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग जगहों पे अलग रहेगा। और कितना है? 9.8 अर्थ पे, और ध्रुव पे मतलब पोल्स पे सबसे ज्यादा है, सबसे कम किस पे है? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे। क्या हो जाएगा आंसर? सारे एकदम सही हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और जीरो कहाँ होता है? आंसर बताओ मुझे, जीरो कहाँ होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आ जाए तो मतलब आंधी तूफान आने वाला है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व, डेंसिटी। और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। 87 देखते हैं। द्रवों की क्षमता ताप के बढ़ने पे घट जाएगी, विस्कोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। और गैसों की बढ़ जाएगी, ठोसों में क्षमता नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है? पॉइज, या फिर न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, या फिर पास्कल। क्या हो जाएगा आंसर? ये भी सारे सही हो जाएंगे। 88 देखेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, करेक्ट बताना है। बिहार का TFR 3.4 था, अब कितना है? 3। सभी 17 राज्यों में ऐसी महिलाओं का अनुपात बढ़ा है जिनके पास बचत या बैंक खाता है। इसमें बिहार ने बहुत ही कमाल का काम किया है। बिहार में जो हाईएस्ट IMR रहा है, 47 डेथ्स रही हैं पर 1000। कौन सा सही है? सी सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? बिहार और मणिपुर में है सबसे ज्यादा पॉइंट्स, ठीक है। बिहार में जो आप मानेंगे जो प्रपोर्शन रहा है विमेन जिनके पास हैं सारे 17 स्टेट्स में से, बिहार एंड मणिपुर, ठीक है, बिगेस्ट इंक्रीज देखे गए हैं। बिहार का 51% पॉइंट्स है और मणिपुर का 39% पॉइंट्स है। 89 देखेंगे। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। 1 अप्रैल 1913 से एक प्रांत के रूप में बिहार शुरू हुआ था और स्टेट सिंबल है बोधि वृक्ष। अब ये तो बेसिक है, देखिए तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 1 अप्रैल क्या है डेट? 1912। 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको सही चुनना है। बिहार में औसत मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार थी। शिवहर जिले में दशक जनसंख्या वृद्धि दर सबसे हाईएस्ट थी। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला मधेपुर रहा है। कौन सा हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा आंसर। देखो क्यों गलत हुआ, ये आपका एवरेज मोर्टेलिटी जो ये ठीक दे रखा है। माधेपुरा जो डिस्ट्रिक्ट था उसमें सबसे ज्यादा है माधेपुरा, और शियोहर में सबसे ज्यादा घनत्व है, ठीक है। 91 जनगणना का क्वेश्चन है फिर से। कुल साक्षरता दर बिहार की 61.80%। और शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट कहां पे है? किशनगंज में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है? सहरसा में। फर्स्ट और सेकंड सही है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है? कैमूर में, 488 है। 92 देखेंगे। सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिहार का पहला सिंचाई परियोजना है।
मंजू प्रकाश बिहार राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। पहला स्टेडियम भागलपुर में है, मोइनुल हक स्टेडियम। आंसर पहला दूसरा सही है। पहला ये पटना में। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो आई होप आपके ठीक हो रहे होंगे। 93 देखेंगे। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बिहार का सोनपुर है, और बिहार में जो गोल्ड रिजर्व है, स्वर्ण भंडार है, वो मुंगेर में है। करमतिया करके एक गांव है। और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 छपरा पटना प्रमंडल में हुई थी। पहला दूसरा सही हो गया, दूसरा गलत है। कहां पे है ये? छपरा सारण डिवीजन है ये, सारण, ना कि पटना। 94 देखेंगे। बिहार पक्षी गणना 2023 के हिसाब से भागलपुर और जमुई में जल पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, वाटर बर्ड स्पीशीज। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार में ग्रीन बजट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई थी। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है, बताने हैं आपको। पहला दूसरा सही है। बताइए कब शुरू की गई थी ये योजना? ग्रीन बजट कब से आया बिहार में? 2020-21। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ चीजें। 18th बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुले वन है बिहार में? ओपन फॉरेस्ट, OF जिनको कहते हैं। बताइए, ये थोड़ा पढ़ के जाइएगा पूरा, ठीक है? फिगर 96 बताएंगे। सहरसा से 8 किलोमीटर पश्चिम में है बनगांव, कोशी प्रमंडल का यहाँ एक पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीतागढ़ी में मेला लगता है, जानकी नवमी मेला। नचारी लोकगीत में भगवान विष्णु की स्तुति गाई जाती है। पहला दूसरा सही है, भगवान शिव की स्तुति गाई जाती है। 97 देखेंगे। लौंडा लोक नृत्य कहाँ पे है? भोजपुर में। देश भर से जैन धर्मावलंबी एकत्रित होकर वैशाली मेले में जाते हैं। जाट जटिन पश्चिम बिहार विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। पहला दूसरा सही है। ये नॉर्थ बिहार का है, नॉर्थ बिहार, नॉट वेस्ट बिहार, ठीक है? मिथिला और कोशी। 98 देखेंगे। किशनगंज को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है, होम ऑफ मेज, मक्का, कॉर्न, भुट्टा। चावल बिहार का मुख्य खाद्यान्न है, और बेगूसराय बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सेकंड इज करेक्ट। बेगूसराय को कहते हैं ये, बेगूसराय, बेगूसराय भुट्टा, बेगूसराय भुट्टा। और किशनगंज में होती है बारिश, ठीक है, सबसे ज्यादा। ये पता है कि नहीं पता है आपको? 99 देखिए। प्रवाल भित्तियों को महासागरों का क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। ब्राउन एयर को प्रकाश रासायनिक धुआं, धुआंसा, फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। और विक्रमशिला नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? डॉल्फिन्स के लिए बहुत फेमस है। ऑल आर करेक्ट। 100 देखेंगे। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। एक प्रोग्राम है HTML फाइल्स, ठीक है? ये सर्व करता है पृष्ठों को, सर्व करता है वेब पृष्ठ, मतलब वेब पेज कहलाता है। फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो आई होप आपको पता ही होगी, या ये भी नहीं पता? 101 देखिए, सही चुनना है आपको। हाँ, तो देखिए करंट अफेयर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट वाला देख के ज्यादा इंपॉर्टेंट जाना है आपको, ठीक है? तो ये आप देखेंगे तो ये दिसंबर की न्यूज है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि दिसंबर 2024 में केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को अपॉइंट किया गया है गवर्नर बिहार का, इन प्लेस ऑफ श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और 6 to 7 दिसंबर तक मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया था पटना में। और श्री विनय कुमार ने को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार 2nd रैंक पे इंडिया में आया है। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है। मखाना महोत्सव जो है वो आपका एक्चुअली बैंगलोर में हुआ था, लेकिन इसको इनॉग्रेट किया था बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मंगल पांडे के साथ मिलके, ठीक है? और बिहार का रैंक फर्स्ट आया है वैक्सीनेशन में, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन डोज दी गई हैं यूविन करके जो प्लेटफॉर्म है उस पे, उसके थ्रू। 102 देखेंगे। आपको इसमें बताना है बिहार गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया है, जो बच्चे टॉप करेंगे 2025 का मैट्रिकुलेशन BSAB बोर्ड का, उनको दिए जाएंगे। और कस्टम डिपार्टमेंट रशिया ने अनाउंस किया है कि वर्क कल्चर रैक्सुल कस्टमर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार में लागू करेंगे। और 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104th मेंबर
बन गया। रशिया ने नवंबर 2024 में गूगल पर $20 डेसिलियन का जुर्माना लगाया है। खैर इतनी पुरानी न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम फ्रेश वाली जो न्यूज होती है लास्ट 6 मंथ्स की वो इंपॉर्टेंट है, पर आप फिर भी एक बार देख सकते हैं। गलत चुनना है आपको इसमें। तो अगर आप ये देखें तो गलत में हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर जो है, ये एक वेबसाइट है जो बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कोई लॉन्च किया है इन ऑनर ऑफ दिस एंड दैट। तो ये इसका आंसर क्या है 103 का? फर्स्ट और सेकंड आपका गलत है, थर्ड सही है बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, पहले जो गुयाना गए। अब मैप पे आपको गुयाना देखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है 56 ईयर्स में। ठीक है, 104th में आपको सही चुनना है। तो 104th में आप देखेंगे तो देखिए अभी अक्टूबर वाली न्यूज है, इसको आप छोड़ सकते हैं आराम से। 8th एडिशन एशिया लीडिंग फूड एंड बेवरेज का ट्रेड शो का इनॉग्रेट किया था चिराग पासवान जी ने सूरत गुजरात में। और क्वाड देशों के विदेशी मंत्रियों का जो बैठक थी, इसका आयोजन 21 जनवरी नहीं 8 से 10th जनवरी तक इसका आयोजन इंडस फूड करके जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सही है, नहीं ये सही है थर्ड। सेकंड आपका क्यों गलत है? इसका जो 8th एडिशन है ये 8 से 10th जनवरी 2025 को ऑर्गेनाइज हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी मीटिंग जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की यूएसए में हुई थी, ये ठीक है बिल्कुल। और ये आपकी जो इंडस फूड करके है, एशिया का लीडिंग बेवरेज है, ये ऑर्गेनाइज किया था आपका ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये गुजरात सूरत में नहीं था, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में था। ठीक, याद रखना। 105th में आपको गलत चुनना है। क्या कह रहा है ये? तो 105th में प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था उड़ीसा के साथ मिलके, ये ठीक है। 31st बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश भोपाल में, ये भी ठीक है। और आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। तो ये सारे आपके सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। 106 देखेंगे तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार, छड़ जो होती है गोल्ड बार, ये इसका अनावरण किया गया है दुबई में। और 5 दिसंबर 2024 को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 पारित हुआ राज्यसभा द्वारा। 9 अगस्त 2024 को रेलवे संशोधक विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया था। और 11 दिसंबर 2024 को लोकसभा ने पास कर दिया था। ऐसे डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। थर्ड मतलब जब तक वो कानून नहीं बनता तब तक उसके बारे में प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आना मुश्किल होता है। ये आपको फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। राजस्थान के बनासकांठा जिले का मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। 26 दिसंबर 2024 को रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल घोषित कर दिया था, फेडरल इमरजेंसी। और राइड हेलिंग एग्रीगेटर उबर ने 12 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में उबर मोटो विमेन की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो गया सी, पहला गलत है। गुजरात से 40 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर पे है एक विलेज, 800 लोग रहते हैं वहां पे, तो वो पूरा 100% इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज करते हैं। तो ये है, ये जो विलेज है गुजरात में है, ठीक, राजस्थान में नहीं। क्लियर? 108 देखेंगे। 108 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 90 मेगावाट का, ठीक है, दिसंबर में। और इसरो ने, इसरो का PSLV C60 पोएम 4 मिशन ने अचीव करा है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। उन्होंने अंकुरित करा है काउपी सीड्स को, लोबिया के बीज को, माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में। 24 दिसंबर 2024 को मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा काम्या कार्तिकन अंटार्कटिका के माउंट विंसेंट पे पहुंचकर सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। तो 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत है? ये जो प्रोजेक्ट है 90 मेगावाट का, ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, खांडवा डिस्ट्रिक्ट MP, वहां पे ये लग रहा है। तो 109 देखेंगे। 109 क्या कह रहा है? 109 कह रहा है 25 दिसंबर 2024 को चीन ने तिब्बत में भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व के सबसे बड़े बांध के निर्माण की मंजूरी दी है। जनवरी में देश के पहले तटीय जलचर पक्षी जनगणना भावनगर गुजरात के मरीन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में हुई। दिसंबर 2024 में यूरोपीय संघ के देशों में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान C टाइप चार्जर की व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो C आपका सही हो गया। दूसरा क्यों गलत हुआ?
देखिए इसका आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया ना इसका आंसर। कंट्री का पहला कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसस कहाँ हुआ था, जामनगर मरीन नेशनल पार्क गुजरात। ठीक है, ये आपका जामनगर मरीन नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन 110। ये बोल रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने डिजाइन किया है एक ध्रुवीय सूर्य घड़ी। जनवरी 2025 में केरल के थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अंतरिक्ष संग्रहालय के रॉकेट गार्डन में इसको प्रदर्शित किया। चाइना ने अपडेटेड मॉडल इंट्रोड्यूस किया है CR-450, कोई कहेगा क्या है, बुलेट ट्रेन है। इसरो ने NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च की है, 100वीं सैटेलाइट है ये, जो कि GSLV F-15 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई है। ये आपके सारे सही हो गए। 111th में आपको गलत चुनना है, ठीक है। 27 दिसंबर 2024 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने अनाउंस किया है कि नीडलेस शॉक सिरिंज लगाएंगे, उससे दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी इंजेक्शन से दर्द नहीं होगा। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है सरला एविएशन, उसने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग eVTOL जिसको कहते हैं, ऐसी एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जिसका नाम है शून्य। याद रखना क्या है ये। पुणे का है एक कंपनी आत्रे इनोवेशंस, कंपनी ऑफ हिंजेवाड़, इसने एक आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस नाड़ी तरंगिनी करके डिस्कवर किया है। कौन सा गलत है, क्या हो जाएगा आंसर, सी, सॉरी सारे नहीं, कोई भी गलत इसमें से आपका नहीं है, ठीक है। 112th देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को नया चेयरमैन बनाया गया है NHRC का। सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पहले खो खो वर्ल्ड कप का। राजेंद्र मेघवार सिंध के हैं, पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस ऑफिसर बने हैं पाकिस्तान के। ऑल आर करेक्ट। 113 अजीत सर का वीडियो फॉलो करना है आपको बिहार स्पेसिफिक न्यूज के लिए, अब तो सारा कुछ इकट्ठा करके दे रहे हैं। COAS जो है नेपालीज आर्मी के, उनको ऑनररी जनरल की रैंक दी है हमारी भारतीय सेना ने। 20वां इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज नीला इब्राहिमी है अफगानिस्तान की, इनको दिया गया है। अभी हॉलीवुड अभिनेता है बहुत फेमस टॉम क्रूज, इनको US नेवी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। हम हमारे यहाँ भी तो सम्मानित करते हैं इस अवार्ड से। प्रोफेसर सूबी जैकब जॉर्ज हैं जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के, जिनको GD बिरला अवार्ड 2024 का दिया गया है। C 2, 3, 4 सही है। पहला, ये जो रैंक दी है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्फर करी है रैंक, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने। COS ने जो है ऑनररी रैंक दी है, नेपाल के आर्मी चीफ जनरल हैं अशोक राज सिगडेल, अशोक राज सिगडेल, इनको। क्लियर। साहित्य अकादमी 2024 आपको बताना है कौन सा सही है। हिंदी के लिए अवार्ड मिला है गगन गिल को, इनको अवार्ड मिला है, इनका कलेक्शन है मैं जब तक आई बाहर। और दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत भाषा के लिए मिली है भास्कर चरितम के लिए। तो ये भी आपके सारे एकदम सही हैं। 115th देखेंगे। अक्टूबर 2024 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है प्रिस्टीन सीज की, उन्होंने डिस्कवर करा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन कोरल मूंगा सोलोमन द्वीप, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के जो रिसर्चर हैं दिल्ली के, उन्होंने एक हाइब्रिड एरोजोल विकसित किया है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के से कुशलतापूर्वक सोना निकाल सकता है। जापान के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री हैं काई जुके एवं सोंग लिंगडोंग, इन्होंने 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो कौन सा है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो गया। देखो अक्टूबर 2024 में नेशनल ज्योग्राफिक जो सोसाइटी है इन्होंने जो डिस्कवर करा है ये ठीक है, बिल्कुल आइलैंड है। रिसर्चर्स जो हैं इन्होंने दिसंबर में किया है ये, दिस इज आल्सो करेक्ट। एस्ट्रोनॉट हैं चाइना के, तो ओनली 3 होना चाहिए ना ऑप्शन, ठीक है। 1 एंड एक सेकंड 3। अब ये जो है ये आपका इंडियन ओशन दिया हुआ है, ये पैसिफिक ओशन है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 1 एंड 3, ठीक। मतलब सही कौन सा है, सही तो आपका सिर्फ सेकंड है, तो ओनली 2 होना चाहिए, तो वो ऑप्शन में नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, ठीक। तो आपको इसमें से सही चुनना है। देख सकते हो आप, यूनियन मिनिस्टर हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह, जिन्होंने नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है दिल्ली से, ठीक है। और वर्ल्ड मरीन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुई थी। और हला मोदी करके एक इवेंट है जो शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुवैत में आयोजित हुआ था। पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन जो है ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था।
ये आपके सारे सही हो गए। 117th देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या आया? 39th। शिखा शर्मा है इंदौर की, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 पिक्चर्स की रंगोली बनाई है अलग अलग पर्सनालिटीज की, देखो 84,000 वर्ग फीट की। और इराक में लगभग 40 वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना का आयोजन किया जा रहा है। ये भी आपका सही है, पूछ सकता है ना कौन से ईयर कंट्री में, तो इराक ध्यान रखना है, ठीक है। 118 देख लो, हाल ही में भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नया समुद्री मार्ग, पूर्वी समुद्री गलियारा, ईस्टर्न सी कॉरिडोर शुरू किया गया है। मोदी जी ने ऑफिशियल विजिट दी थी, मतलब कुवैत गए थे, तो कोई भी प्रधानमंत्री थे ऐसे भारतीय जो 43 वर्षों में के बाद कोई गया था वहां पे। पायल कपाड़िया पहली इंडियन है जो बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब्स के लिए नामांकित हुई हैं। सारी बातें आपकी ये सही हैं। 119th में आपको सही चुनना है। क्या कह रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है, 5 से 8 तक के बच्चे कोई फेल नहीं होगा, चलो सब ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सेटअप करेंगे राजस्थान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से। हिमाचल प्रदेश ने 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और 18 दिसंबर 2024 को बिहार राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, पहला सही और तीसरा सही। देखो नायब सिंह सैनी क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं? बताओ आप ही। हरियाणा, ठीक है। और पहली बार जो टैगिंग हो रही है, पहला सही थर्ड सही है, फोर्थ क्यों गलत है? पहली बार टैगिंग हुई है गैंजेस्टिक, ये की गई है असम में, ठीक है। मेल गैंजेस डॉल्फिन थी जिसको सैटेलाइट से टैग किया गया है कुल्सी नदी में। कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा। 120th देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट एयर ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया कंप्लीट तमिलनाडु में। आरबीआई ने 8 मेंबर कमेटी बनाई है एआई से रिलेटेड, आजकल बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क बनाने के लिए। और इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक पटना में स्थापित किया जा रहा है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही हो गया। डायबिटीज बैंक कहाँ बन रहा है? चेन्नई में, ठीक है। हर चीज पटना में नहीं बन रही। आईसीएमआर जो है मिलके बना रहा है इसको, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ। 121 देखो, 17 दिसंबर 2024 को ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस थी बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की। अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि पावर प्लांट लगाएंगे 20,000 करोड़ का बिहार में। और सुमन कुमार है समस्तीपुर के, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, 10 विकेट लिए हैं इनिंग्स में राजस्थान टीम के अगेंस्ट कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में। और नीति आयोग ने जारी किया था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, उसमें बिहार को 3rd प्लेस मिला है ओवरऑल कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी में, और ओवरऑल में मिला है 13th। क्या हो जाएगा आंसर? सारे एकदम सही हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 80 वर्ष या उससे ज्यादा मतदाताओं की संख्या सब वाला जिला निम्न में से कौन है? तो ये वैशाली है आपका, ठीक है। 123 देखेंगे, ये कह रहा है गलत चुनना है आपको। क्या कह रहा है? पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एमपी टूरिज्म का। शिशिर सिन्हा को पहला वाइस चांसलर बनाया गया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार का। और लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द फेबल को, इसमें मनोज वाजपेयी जी हैं। सारे आपके एकदम सही हैं। 124 देखेंगे, फाइल कंप्रेशन कब यूज होता है? नेटवर्क के माध्यम से किसी कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल भेजते समय किसी भी फाइल, फोल्डर, इमेज और टेक्स्ट आदि को काटने या कॉपी करने और सम्मिलन बिंदु पर क्लिपबोर्ड सामग्री की एक प्रति डालने की प्रक्रिया को कहते हैं पेस्ट। अपने डेस्कटॉप पे किसी आइकन को ले जाने के लिए उस पे मार्कर कर्सर ले जाएं और फिर दायां माउस बटन दबाएं, इस प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहा जाता है। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? सही है, तो बेसिक है, सब रोज करते हो। 125 देखो, रेटिना की कौन कोशिकाएं, जो कौन सेंसर रेटिना की, उनका वर्णक रोडोस्पिन अंधेरे में सक्रिय हो जाता है, और रॉड कोशिकाएं और उनका वर्णक ओएडोस्पिन प्रकाश वाले वातावरण में सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उल्टा दे रखा है, ठीक है। रॉड जो है वो डार्क में होता है, रॉड डार्क, और कोन जो है वो लाइट में एक्टिव होता है, ठीक है। 126 में आपको सही चुनना है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। रूट प्रेशर और वाष्पोर्जन खिंचाव के कारण पानी के अणु जड़ों की कॉर्टिकल कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित ग्लूकोज में ऑक्सीजन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। और ग्लूकाजन का मुख्य कार्य क्या है? यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने में प्रोत्साहित करना। सारे सही हैं आपके। 127 में आपको सही चुनना है। क्या कह रहा है?
अग्न मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस वो पार्ट है फोर ब्रेन का जिससे भूख प्यास ये सब नियंत्रित होता है। सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का है सेरेब्रम, जो कि ये स्वैच्छिक क्रियाएं वगैरह कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का एक भाग हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाता है। 1900 में ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंगस्टन ने 4 रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ की खोज की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 128 देख लो, क्या कह रहा है। मेथी फेनुग्रीक जो है वो एक एंजियोस्पर्म पौधा है जिसके बीज मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा बताते हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए। स्टार्च आयोडीन के घोल के साथ प्रतिक्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज प्रतिक्रिया नहीं करता है। पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन है जो शरीर में हीमोग्लोबिन और साइटोट्रोन एंजाइम का एक घटक है। तो पालक खाना चाहिए आपको, बिल्कुल खाना चाहिए। मेथी खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। जैव डीजल के उत्पादन में जेट्रोफा, करंज, नागचंपा ये सब यूज होते हैं। जैव डीजल जेट्रोफा या रतनजोत के बीजों से प्राप्त होता है। एथेनॉल एक व्यवहार्य जैव ईंधन है, एक वायबल बायोफ्यूल है जो कि गन्ने और मक्का से आता है। और पार्थियम पौधे के पत्तों के अर्क का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। तो ये भी आपका सारा सही हो गया। 130th देखेंगे। 130th में कह रहा है काला जर या फिर लेशमेनियासिस डिजीज, ये किससे होती है। एक प्रोटोजोआ होता है लेशमेनिया, उससे, ठीक है। और फैसियोला एक चपटा यकृत कृमि है जो भेड़, बकरी, सुअर, भैंस के यकृत में बड़ी पित्त नलिकाओं में पाया जाता है। फाइलेरिया या एलिफेंटेसिस या हाथी पांव शरीर में वुचेरिया ब्रैंकफॉक्टी नामक नेमेटोड के कारण होता है। अल्जाइमर बीमारी मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित करती है। क्या हो जाएगा आंसर। ये भी आपके सारे सही हैं। 131 देखेंगे। 131 में क्या कह रहा है। जापानी लोगों की जीभ पर उमामी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कड़वे स्वाद के रिसेप्टर्स जीभ के आधार पे हैं, बेस पे। खट्टे स्वाद के टिप पे हैं, फ्रंट पे। मीठे नमकीन के किनारों पे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखो पहला दूसरा तो सही हो गया। खट्टा जो स्वाद है, सॉरी बिटर नहीं, स्वीट सॉल्टी, स्वीट और सॉल्टी जो है वो टिप पे हैं, ये ऐसे। और खट्टे के हैं एजेस पे, किनारों पे। 132 देखो। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए के एक स्ट्रैंड में अनुवांशिक जानकारी को मैसेंजर आरएनए के एक नए अणु में कॉपी किया जाता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज नामक एक एंजाइम और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नामक कई सहायक प्रोटीन द्वारा किया जाता है। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट विकार पैदा करने वाले दोषपूर्ण जीन का पता लगाने के लिए जीन का विश्लेषण किया जाता है। ये भी आपके सारे सही हैं। 133 में आपको गलत चुनना है। दिल का दौरा पड़ने में जो फर्स्ट आवर होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं, मतलब उसमें बचाव हो सकता है। हाइपरमेट्रोपिया निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। मायोपिया में पास की धुंधली, दूर की ठीक। स्लीप एपनेमिया से प्रभावित व्यक्ति नींद में खराटे लेता है और पूरी रात सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करता है। तो आपका 2 और 3 गलत हो गया ना। ये मायोपिया है, ये जो सबसे पहले जो चश्मा लगता है बचपन में या इस वाली एज में, और ये हाइपरमेट्रोपिया है, ये मोस्टली 45-50 इयर्स के बाद होता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को आप कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हो और उसको कॉनकेव लेंस से, ठीक है, ये भी याद रखना। 134 देखेंगे, आपको इसमें सही चुनना है, डरना नहीं है, बड़े स्टेटमेंट्स देख के मैं भी तो पढ़ रही हूँ। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है जिसका यूज जीवाश्म ईंधन के स्थान पे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों को निकाल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पारित करके वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। एक पृथक गैसीय परमाणु के बाहरी आवरण से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। एक विलयन दो या दो से ज्यादा पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण है जिसमें विलय और विलायक की सापेक्ष मात्रा एक निश्चित तापमान पे एक निश्चित सीमा तक लगातार आप बदल सकते हैं। सारे आपके ठीक है। 135 में आपको सही बताना है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रासायनिक विज्ञान में विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। विलयन का वो घटक जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन के सेम रहेगी वो विलायक कहलाएगा, और दूसरा घटक यानी जो घुल जाएगा वो विलय कहलाएगा। क्या है आंसर इसका। दोनों आपके सही हैं। सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ये याद रखना। 136 में सही बताना है। अमेदियो एवोगाड्रो ने अनुमान लगाया कि समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। झाग प्लवन विधि में पाइन तेल का उपयोग फोमिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है।
प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा ट्रैकिंग पैरों से निकलने वाले पसीने में कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे ये लोग पता लगाते हैं। आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न होने वाला चमकीला लाल रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी आपके सारे सही हैं। 137th देखेंगे। आपको देखना है केवलार क्या है। एक सिंथेटिक हीट रेजिस्टेंट फाइबर है, बुलेट प्रूफ जैकेट इससे बनती है। ट्यूबलाइट को कम दबाव पर पारावाष्प है और एक निष्क्रिय गैस ज्यादातर आर्गन से भरा जाता है। इसके अलावा ट्यूबलाइट के में इस्तेमाल किए जाने वाले कांच की भीतरी सतह को फॉस्फोर पाउडर से लेपित किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड का उपयोग धातुओं के आभूषणों और लेंसों पर फिनिशिंग पॉलिशिंग करने के लिए किया जाता है और ऐतिहासिक रूप से कॉस्मेटिक के रूप में किया जाता है। सिंथेटिक ग्रेफाइट का उत्पादन एचिंसन प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक भट्टी में थोड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड या सिलिका के साथ एंथ्रासाइट कोयले को गर्म करके ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? ये भी आपके सारे एकदम सही है। 139 देखेंगे। 138, ठीक है। प्रेशर कुकर जैसा खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल लकड़ी या एबेनाइट से बनते हैं, क्योंकि लकड़ी आप जानते हैं ये पूर कंडक्टर हैं, हीट के, गर्म नहीं होंगे। चिकित्सा रसायन विज्ञान में दवाओं का वर्गीकरण उनके आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे उपयोगी होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में कॉपर यूज होता है। उत्प्रेरक की प्रक्रिया में बड़ा कार्बन छोटे कार्बन में टूटता है हाई टेम्परेचर पे और पेट्रोलियम इससे निकलता है। क्या है इसका आंसर? 1, 2 और 4। थर्ड गलत हो गया। थर्ड क्यों गलत हो गया? इसमें जो मेटल यूज होता है वो होता है निकल, कैटलिस्ट के तौर पे। 139 देख लो क्या कह रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, है ना, एनेस्थीसिया के टाइप में तौर पे इसको यूज करते हैं। ओजोन का इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड, सिनेमा हॉल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल एरोप्लेन्स के टायरों में भरने के लिए। सारे आपके सही हैं। 140 में बताइए कौन से ऑक्साइड्स हैं जो चीजों को चमकाने के काम आते हैं। इनमें से कौन कौन से ऑक्साइड्स ऐसे हैं? तो ये आपके हैं 2, 3, 4, 5। सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ये हैं जो चीजों को चमकदार बनाते हैं। अभी क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। कुछ रीजनिंग के सवाल हैं, पढ़ लीजिए आप इनको पूरा, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। 141 का आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। 142 का आपका सी है। 143 का है आपका ए और 144 का है आपका बी। 145 का हो जाएगा आपका डी और 146 का आपका हो जाएगा ए। 147 का आपका हो जाएगा सी और 148 का आपका हो जाएगा बी। 149 का आपका हो जाएगा सी और आपका लास्ट क्वेश्चन 150, इसका हो जाएगा आपका बी। ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं और इस तरीके से 150 क्वेश्चंस हमारे पूरे हुए। स्कोर आप अपना जरूर कमेंट कीजिए। फुल लेंथ टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दी गई चीजों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेस्ट में अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर रहे होंगे। सिर्फ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो देखिए उसका फायदा नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से पेड क्विज लगाइए, लिस्टिंग कीजिए, कंपाइलेशन कीजिए, रिवाइज करते रहिए और फिर आप अपना टेस्ट सीरीज लगाइए। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।